ओके, अब बात की गई है ऐसे 805 के बारे में। 805 का नाम क्या है? ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ए स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या बोला गया है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा चेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सिंगल फाइनेंशियल मतलब उसका एक कोई पार्ट ही हम चेक करने जा रहे हैं। और जब हम या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर अकाउंट या फिर आइटम को चेक करें। जैसे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, जैसे कैश फ्लो हो गया, ठीक है। एलिमेंट मतलब क्या, जैसे ट्रेड रिसीवेबल चेक करना हो गया, कैश बैंक चेक करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एग्जांपल्स के लिए जैसे बात करें तो क्या आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स रिसीवेबल चेक करना हो गया, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट चेक करना हो गया, इन्वेंट्री चेक करना हो गया, ठीक है। फिर प्राइवेट पेंशन प्लान बनाते हैं वो उसको चेक करना हो गया। इसके बाद इंटेंजिबल असेट्स चेक करना हो गया, ठीक है। कोई एक्सटर्नल मैनेज असेट है वो चेक करने जा सकते हैं हम लोग। नेट इंटेंजिबल असेट्स चेक करने जा सकते हैं। शेड्यूल ऑफ डिसबर्समेंट इन रिलेशन टू लीज प्रॉपर्टी हुआ और वो चेक करने जा सकते हैं, एज वेल एज इनके जो भी रिलेटेड नोट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं उनको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो टोटल ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है अपना इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, दूसरा है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, तीसरा है रिपोर्टिंग और ओपिनियन वगैरह देना, तो वो सब। तो पहला इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, जब हम एक्सेप्ट करने जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम सबसे पहले तो हम सारा जो भी ऐसे 200 के रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे, और अगर कोई भी दूसरा रेलिवेंट ऐसे लगता है तो हम उसको फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो सकती है कि देखो, मान के चलो कोई इंसान है, मतलब कोई ऑडिटर है, उसने ना पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया। अगर उसने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया और वो एक सिंगल एलिमेंट को ऑडिट करने जा रहा है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा कि वो सारी चीज़ों को चेक कर पाए, या उसको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे पहला, उसको ना अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी एंटिटी की उतनी अच्छी, ठीक है, जितना एक जिसने पूरा चेक किया होगा उससे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। फिर दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके पास ना एविडेंसेस नहीं हो, एविडेंस रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है उसको लेके एविडेंस नहीं होंगे, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। और तीसरा ये हो सकता है कि क्यों पहले तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्दर ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वी कैन कंडक्ट दी ऑडिट। एंड उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, अब देखो ऐसे में तो बहुत सारी बातें बोली गई हैं, ठीक है, पर क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक आइटम ही चेक करने जाना है, तो हमारे लिए शायद से पूरा ऐसे कंप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हमारा ऐसे 570 है, तो 570 अपनी क्या बात करता है, गोइंग कंसर्न के बारे में। अब लेट्स से हम चेक करने जा रहे हैं खाली इन्वेंट्री, तो खाली इन्वेंट्री को चेक करके हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई ऐसे 570 कंप्लाई होगा या नहीं होगा, तो दैट विल बी द प्रॉब्लम, ठीक है। हम जब इंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे उस टाइम पे हम ये भी देखेंगे कि भाई क्या हमारा एक्सेप्टेबल एफआरएफ क्या है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आता है हमारा प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। तो जब हम प्लानिंग करेंगे और परफॉर्मिंग करेंगे ऑडिट ऑफ ऐसे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए, तो भी हम देखेंगे कि सारे ऐसे फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं, और उनका रिक्वायरमेंट जो भी रेलिवेंट ऐसे है वो उनका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रहा है या नहीं, तो ये सिंपल लेता था। देन तीसरा मेजर पॉइंट जो यहाँ पे कवर होता है वो होता है ओपिनियन, कि भाई आपको ओपिनियन देने जाना है तो आपको कैसे ओपिनियन देने जाना है, ठीक है। तो जब आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे होते हो या कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट या आइटम को चेक कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपका क्या फॉर्म रहने वाला है, क्या कंटेंट रहने वाला है, आपका ओपिनियन जो आप दोगे ना उसका, तो आपको वो कंसिडर करना है कि भाई एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से क्या है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स लगेंगे जब आप जो कंसिडर करने जाओगे, कि आप ये देखोगे कि भाई हम क्या बोलने जाएँ, हम इसको बोलें कि ये प्रेजेंट फेयरली है या फिर ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो जब आप चेक करने जाओगे ना, तो आप कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करोगे। तो सबसे पहला फैक्टर है कि भाई जो एप्लीकेबल एफआरएफ है क्या वो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले आप ये देखने जाओगे, ठीक है। एंड देन दूसरा ये है कि क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट को चेक कर रहे होते हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोलोगे कि चलो ठीक है ये पेपर हो गया, ये पेपर पर लिख के दे दिया, ये डेटर है, इसका बैलेंस है, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो भी फ्रेमवर्क की लगती है, ठीक है। आप रेलिवेंट सारे प्रेजेंटेशन वगैरह ध्यान दोगे कि भाई इस हिसाब से फाइनेंशियल बनाने, इस हिसाब से हमें स्पेसिफिक एलिमेंट बनाने जाना है। आप सारे उसके रिलेटेड नोट्स देखोगे, डिस्क्लोजर्स देखोगे, सब कुछ आप देखने जाओगे, तो पहला चीज़ ये। और दूसरा चीज़, आपको अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के अपना काम करने वाले हो, तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देने जाना है जो रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिकली बोला हुआ है, उससे ज़्यादा अगर देने जाना है, तो आप वो भी डिस्क्लोज करने जाओगे। और अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेज है फॉर द रीज़न कि बेटर प्रेजेंटेशन के कारण अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ें हटानी है, तो आप वो भी हटा सकते हो,
तो इन जनरल हमारा ओपिनियन के बारे में क्या बोला हुआ है, तो ये बोला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जब आप ओपिनियन बनाने जाओगे ना, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी बातें बोली गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान के चलो आपने ही ऑडिट किया था फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और अब आप ही करने जा रहे हो ऑडिट ऑफ दैट इज़ पर्टिकुलर आइटम का, और एक पर्टिकुलर आपने क्या बोलते हैं यहाँ पे अकाउंट का, इस तरीके से। तो आपको ऐसा नहीं है कि जो ओपिनियन आपने वहाँ दे दिया वही ओपिनियन आप यहाँ दे दोगे। आपको दोनों जगह के लिए क्या करने जाना है, अलग अलग ओपिनियन देने जाना है। मान के चलो कोई टैक्स ऑडिट भी कर रहा था, स्टेट ऑडिट भी कर रहा था, तो मे बी शायद दोनों जगह पे हमारा ओपिनियन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर इधर में एक बात और बोली गई है, क्या बोला गया है कि मान के चलो आप क्या करो, आप ऑडिट कर रहे हो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट का, ठीक है। तो इनका रिपोर्ट ना साथ में पब्लिश कर दिया गया है। तो अगर इनका रिपोर्ट साथ में पब्लिश किया जा रहा है ना, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो इन दोनों का रिपोर्ट है ना, वो आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट होना चाहिए, ठीक है, कि भाई पता चलना चाहिए दिस इज़ द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस इज़ फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो आपको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई इनको रेक्टिफाई करो, ठीक है। और आपको ओपिनियन के टाइम पे भी क्या रखना है, आपको अपना डिफरेंशिएशन रखना ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा ओपिनियन के लिए क्या बोला हुआ है, ओपिनियन के लिए ऐसा बोला हुआ है, देखो पहला चीज़ तो क्या है कि आप क्या करो, आप ओपिनियन दे रहे हो, और जब आप ओपिनियन दे रहे हो तो जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो क्या है, वो मॉडिफाइड है। वहाँ पे या तो कुछ ना कुछ रिपोर्ट दिया गया है इन एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ या फिर अदर मेटा पैराग्राफ के अंदर। तो एज एन ऑडिटर जब आप एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करोगे, तो आपको अगर अप्रोप्रिएट लगे, क्लियरली बोला है, अगर आपको अप्रोप्रिएट लगे तो आप भी क्या कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो ओपिनियन, और आप भी EOM पैराग्राफ और OM पैराग्राफ में डाल सकते हो, ठीक है। आपको ठीक लग रहा हो तो आप ट्रू एंड फेयर भी दे सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये मॉडिफिकेशन के केस में ऐसा बोला हुआ है। सेकेंड, भाई अगर जो मेन फाइनेंशियल है ना, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, वहाँ पे एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है। तो ऐसे 705 बोलता है कि भाई अगर एडवर्स दिया है, अगर वहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो फिर आपको भी क्या करना है, आप भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। यू ऑल्सो हैव टू फॉलो कि भाई आपको भी एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ही देना पड़ेगा। पर मान के चलो एज एन ऑडिटर नेवरदलेस आपको ऐसा लग रहा है, आप यू आर कंसिडरिंग कि भाई नहीं मेरे को तो अप्रोप्रिएट ही लग रहा है कि भाई यहाँ पे अनमॉडिफाइड ही होना चाहिए। मतलब मेन में क्या बोला हुआ है, एडवर्स और डिस्क्लेमर बोला हुआ है, और यहाँ पे आप ऐसा बोलना चाहते हो कि नहीं मैं तो अनमॉडिफाइड ही दूंगा। तो यहाँ पे ना कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला तो क्या कि भाई लॉ ने मना नहीं किया होना चाहिए, कि अगर लॉ मना कर देगा तो आप नहीं दे सकते। तो पहला, द ऑडिटर का जो भी है, द ऑडिटर शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, ठीक है। सेकेंड, आप ना दोनों रिपोर्ट्स को साथ में पब्लिश नहीं करोगे। तो जो ओपिनियन आपने दिया, ठीक है, और जो दूसरी वाली रिपोर्ट है जो जिसमें हमारा एडवर्स और डिस्क्लेमर है, वो कभी भी साथ में आपको पब्लिश नहीं करनी है। और तीसरा, अभी आप जिस पे ओपिनियन देना जा रहे हो, दैट शुड नॉट बी अ मेजर पोर्शन ऑफ द एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान के चलो देखो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम थी, उसके कारण क्या हो गया, हमने वहाँ पे एडवर्स और या फिर हमने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया। आपने क्या चेक किया, लेट्स से आपने डेटा चेक किए, या लेट्स से मान के चलो आपने अदर इनकम चेक किए, और उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दे सकते हो। पर देने के टाइम पर आपको ये 3 कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन है लॉ ने मना नहीं किया होना चाहिए, दूसरा क्या है, साथ में पब्लिश नहीं करना है, तीसरी कंडीशन है कि भाई वो मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए। डन। तो हमारा ऐसे 805 इसके बारे में बात करता है। तो यही कि आप सिंगल फाइनेंशियल चेक कर रहे हो या कोई एलिमेंट या आइटम चेक करने जा रहे हो तो